हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड ग्राफ ऑफ बायोलॉजी क्लास 12। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसमें मैंने जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस में डायग्राम्स और ग्राफ पूछे गए थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले ना दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली हमें पूछेंगे ड्रॉ ए स्कीमेटिक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर की हमें डायग्राम बनानी है और लेबल करने हैं उसके पार्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अनदर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का हमें डायग्राम बनाना है, उसके पार्ट लेबल करने हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल का हमें डायग्राम बनाना है। तो हमें डायरेक्टली क्या पूछ सकते हैं, डायग्राम पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं उनके पार्ट हमें लेबल करने हैं। और हमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें कोई स्ट्रक्चर दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे हमें बताओ ये BCE क्या है। या तो एक डायग्राम दे देंगे, या तो आपको फ्लो चार्ट भी दे सकते हैं जहां पे पूछ सकते हैं यहाँ पे ABCD आपको बताना है। आपको ग्राफ भी दे सकते हैं, ग्राफ में पूछेंगे आपको SCZA। तो इन तरह के क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की। इस चैप्टर से ना ज्यादा डायग्राम्स पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर की डायग्राम अच्छे से आपको याद रखनी है। सबसे पहले जो डायग्राम पूछा जाता है वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यंग एंथर। इसकी लेबलिंग की जाती है, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम भी पूछ सकते हैं। अब ये जो यंग एंथर होते हैं ना, इसके चार कॉर्नर पे चार माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलेंगे एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसके अंदर वाली कवरिंग होती है एंडोथीशियम। उसके बाद आता है मिडल लेयर। ये तीनों ना प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, टेपटम प्रेजेंट होता है जो नरिशमेंट का काम करता है। ठीक है, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सबसे पहले ना स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, ये ना क्या बना सकते हैं, इसमें से कुछ सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स बना सकते हैं। ठीक है, और वही माइक्रोस्पोर लेटर ऑन क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसी में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। अब इसमें हमें एक माइक्रोस्पोर दिया, उससे पोलन ग्रेन बनता है। इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है ना, सबसे पहले उसमें वैक्यूल आते हैं, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक तरफ वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एक तरफ प्रेजेंट है, तो इसमें एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है। सेंटर में नहीं बनता, साइड पे बनता है। उसकी वजह से ना हमारे दो एसिमेट्रिक सेल बनते हैं, मतलब डिफरेंट साइज ऑफ सेल बनते हैं। जो छोटा सेल है उसे जनरेटिव सेल कहते हैं और वो फ्लोट करता है बड़े सेल में, जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूनिकल की। अब क्या होता है, जो ओव्यूल है ना, वो ना प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है। जो स्टार्क जिसके साथ जुड़ा होता है उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब क्या होता है, जो फ्यूनिकल है वो ओव्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब जिस रीजन में वो जुड़ता है और जिस जंक्शन में वो जुड़ता है उसे हम हाइलम कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो ओव्यूल है ना, इसकी दो आउटर मोस्ट क्या होती है, कवरिंग होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेगमेंट। एक आउटर इंटेगमेंट होता है और एक इनर इंटेगमेंट होता है। एक ऐसा रीजन है जहां पे इंटेगमेंट प्रेजेंट नहीं है उसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस एरिया को माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं। और जो अपोजिट एंड होता है उसे हम चलाजल पोल या चलाजल एंड कहते हैं। इंटेगमेंट के अंदर ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मास ऑफ सेल होता है। ये ना नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को। और लास्ट में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। जो एम्ब्रियो सैक होता है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट होता है और ये बनता है मेगास्पोर्स से। नेक्स्ट हम मैच्योर पोलन ग्रेन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। जो इंटाइन है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। कहीं कहीं जगह पे ना एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे जर्म पोर होता है, एक अपरेटस होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब क्या बाहर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो बड़े वाला सेल है उसे हम वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी कहते हैं, और उसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। और जो छोटा सेल होता है उसको हम जनरेटिव सेल कहते हैं, और ये जो वेजिटेटिव सेल है उसमें ये फ्लोट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे ना मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास और टुवर्ड द माइक्रोबाइलर एंड। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस शो करता है। इसमें क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स है ना, सबसे पहले डिवाइड करके मेगास्पोर डायाड बनाता है, दो सेल्स बनाता है। अब ये जो दो सेल्स है फर्दर डिवाइड करके मेगास्पोर टेट्राड बनाते हैं। टोटल 4 सेल हमारे बनते हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। इसमें से 3 सेल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है। जब एक न्यूक्लियर डिवीजन होती है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर एक और डिवीजन होती है 4 न्यूक्लियस, एक और डिवीजन से 8 न्यूक्लियस, तो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और न्यूक्लियस ना 2 न्यूक्लियस सेंटर में
तीन एक कॉर्नर पे, तीन एक कॉर्नर पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक डायरेक्शन में हम चलाजल एंड शो करेंगे, एक तरफ पे माइक्रोपाइलर एंड शो करेंगे। जो तीन तीन न्यूक्लियस है ना, जो कहाँ पे प्रेजेंट थे, कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, वहां पे क्या आ जाता है, सेल वॉल आ जाता है। अगर चलाजल एंड की बात करें, यहाँ पे तीन सेल बन जाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। तो यहाँ पे तीन सेल आगे। नीचे बात करेंगे, नीचे क्या आ जाते हैं, दो सिनर्जिड आ जाते हैं और एक एग आ जाता है, साथ में इसे एग एपरेटस कहते हैं। यहाँ पे ना फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जहां से जो पोलन ट्यूब है एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे भी तीन सेल बन जाते हैं और सेंटर में ना एक सेल होता है, इसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ये एक सेल हो गया, ठीक है। ओवरऑल 7 सेल हो जाते हैं और जो सेंट्रल सेल है इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास 7 सेल का और ये 8 न्यूक्लिएट, अगर आप काउंट करोगे तो ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाता है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर शो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब जो पोलन ग्रेन है ना, वो स्टिग्मा पे आते हैं, वहां से पोलन ट्यूब बनती है टुवर्ड द ओवरी। अब ओवरी में पोलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू द सिनर्जिड्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पोलन ट्यूब है उसमें दो मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट होता है और दो जो मेल गैमीट है थ्रू द फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स वो एंटर करते हैं थ्रू सिनर्जिड, ठीक है। अब क्या होता है, सिनर्जिड के थ्रू जो एक क्या है मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ फ्यूज करता है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो जाता है और फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। नेक्स्ट है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की हम बात करेंगे। इसमें जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमें दिखेगा। सबसे पहले क्या होता है, जो एक मेल गैमीट है ना वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है जो डिप्लॉयड होता है 2n, इसे हम ना सिन गैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अनदर जो मेल गैमीट है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जिसे PEN कहते हैं, और ये ट्रिप्लॉयड होता है 3n होता है और इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल है ये क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो जाइगोट है ना, अभी हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। डाइकॉट की बात करेंगे। जो जाइगोट है ना वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। यहाँ पे सस्पेंसर सेल्स है, ये एम्ब्रियो को पुश करते हैं टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म ताकि उसे नरिशमेंट मिले। नेक्स्ट हमारा जो मैच्योर है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है डाइकॉट का। इसमें यहाँ पे रेडिकल शो किया है जो रूट सिस्टम बनाता है, प्लूम्यूल शूट सिस्टम बनाता है, और इसमें दो कॉटिलिडन होते हैं। अगर मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो की बात की जाए ना, सबसे पहले याद रखना यहाँ पे क्या होता है, दो कॉटिलिडन होते हैं और ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना उसे हम एपिकोटाइल कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल वाले रीजन में याद रखना प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, ये क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है, और जो रेडिकल है वो रूट सिस्टम बनाता है। रेडिकल का जो टिप है ना उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप प्रेजेंट होता है, ये इसे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम एम्ब्रियो ऑफ ग्रास की बात करेंगे। ये क्या होता है, मोनोकॉट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है और उसका नाम क्या होता है, स्क्यूटिलम होता है। हमें पता था ये क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ऊपर वाले रीजन को एपिकोटाइल कहते हैं, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल कहते हैं। अब जो शूट अपेक्स है ना ऊपर, ठीक है, ये एक कवर्ड है फोलियर लाइक रीजन, ये ना फोलियर लाइक स्ट्रक्चर मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड है जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। नीचे क्या है, अगर आप देखोगे रेडिकल है, नीचे उसके नीचे रूट कैप है, और ये भी कवर्ड है बाय अनडिफरेंशिएटेड शीट, जो इसको प्रोटेक्ट करता है अनडिफरेंशिएटेड शीट, इसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट हम मोनोकॉट के सीड की बात करेंगे। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। यहाँ पे एक लेयर होती है प्रोटीनिशियस, इसे एल्यूरॉन लेयर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। कभी कभी जो सीड है उसमें एंडोस्पर्म ना अवेलेबल रहता है, उसे हम एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, और अगर ये कंज्यूम हो जाए बाय एम्ब्रियो तो उसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। अगेन बाकी चीजें सेम है, यहाँ पे स्क्यूटिलम होगा, यहाँ पे कोलियोप्टाइल है, ऊपर वाला रीजन यहाँ पे कवरिंग करता है प्लूम्यूल की, यहाँ पे रेडिकल है और नीचे उसे कवरिंग करेगा कोलियोराइजा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की। इससे भी बहुत सारी डायग्राम और लेबलिंग पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसमें ना दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है, ये ना स्क्रोटम में होते हैं, ठीक है। अब याद रखना जो टेस्टिस होते हैं उसमें कुछ कंपार्टमेंट होते हैं अराउंड 250, उसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इसके अंदर ना सेमनीफेरस टिब्यूल होता है जिसमें स्पर्म बनता है। अब जो सेमनीफेरस टिब्यूल है वो ओपन होता है रीटेड टेस्टिस में, रीटेड टेस्टिस ओपन होता है वासा एफ्रेंशिया में, और ये ओपन होता है एपिडिडिमस में। अब जो एपिडिडिमस है वो कनेक्ट करता है वास डिफरेंस से, जो वास डिफरेंस है वो लूप करता है ओवर द यूरिनरी ब्लैडर
अब क्या होता है, यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल होता है। अब क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस आपस में कनेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और ये ओपन होता है यूरेथ्रा में। यहाँ पे बाकी भी क्या होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड होते हैं जो सिक्रीशन करते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यहाँ पे पेनिस प्रेजेंट होता है। अब ये जो यूरिथ्रा है ना, ये ओपन होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग जिसे यूरिथ्रल मीटस कहते हैं। पेनिस जो है, इसका जो एंडिंग वाला पोर्शन है वो इनलार्ज होता है, उसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और इसकी कवरिंग को फोरस्किन कहते हैं। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल की अगर बात करें, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। ये जो सेल्स है ना, मियोसिस से डिवाइड करके स्पर्म बनाते हैं, और स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। अब ये सेमनीफेरस टिब्यूल है, यहाँ पे अनदर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स। ये ना नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं मेल जर्म सेल्स को, ताकि वो क्या बना पाए, स्पर्म बना पाए, और स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट आउटर ना स्पेस होती है, यहाँ पे रेड कलर से शो कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल के बाहर। और यहाँ पे ना इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लीडिक सेल भी कहते हैं। अब जो लीडिक सेल है ना, ये मेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक एंड्रोजेंस, तो ये मेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए, 2 ओवरीज प्रेजेंट होता है, इसके साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है फिम्ब्रिय, ये ना ओव्यूलेशन में एग एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होता है, सबसे पहले इसका एक पोर्शन होता है इनफेंडिबुलम, ये ओपन होता है वाइडर रीजन में एम्पुला, और ये ओपन होता है इस्थमस। उसके बाद ये कनेक्ट करता है यूट्रस से, ये इन्वर्टेड पेयर शेप होता है। यूट्रस है वो सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में कनेक्ट करता है, और यहाँ पे सर्वाइकल कैनाल होता है। अगर यूट्रस की वॉल की बात की जाए, जो आउटर मोस्ट वॉल होता है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, उसके अंदर वाली वॉल को मायोमेट्रियम, ये स्मूथ मसल का बनता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिलीवरी। और सबसे अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम होता है, इसमें ना साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, और जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो वो एंडोमेट्रियम में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल। सेमनीफेरस टिब्यूल में ना स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं, ये डिप्लॉयड सेल होते हैं, इसे हम मेल जर्म सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ सेल जो होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, मियोसिस कर सकते हैं, ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। सबसे पहले ना जो एक सेल है वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है मियोसिस 1 में, ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है मियोसिस 2 में ये स्पर्मेटिड बनाता है, ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं, चारों हैप्लॉइड होते हैं। अब जो स्पर्मेटिड है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं। अब जो स्पर्म है ना, अपना हेड ना इम्बेड करता है सर्टोली सेल्स में, इससे नरिशमेंट लेता है, और फाइनली ये रिलीज करता है फ्रॉम सेमनीफेरस टिब्यूल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। यहाँ पे क्या होता है, हेड होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस रीजन को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में एंजाइम होते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में ये एंजाइम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है हेड रीजन में, जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, यहाँ पे नेक होता है। मिडल पीस की बात की जाए तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो स्विमिंग के लिए ना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टेल होता है, इसकी मूवमेंट से ये स्विम करता है, और उसकी एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, यहाँ पे प्यूबर्टी पे जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, हमें पता है ये मेल जर्म सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। माइटोसिस से ये क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, ये भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इसके बाद मियोसिस होती है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो डिप्लॉयड होते हैं 2 बनते हैं, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में स्पर्मेटिड बनते हैं, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। और जो स्पर्मेटिड है वो डिफरेंशिएशन के बाद स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे oogenesis। ये शुरू हो जाता है, याद रखना, फीटल स्टेज में, फीटस में। oogonia जो सेल है ना, माइटोसिस से वो बनाते हैं, माइटोसिस डिफरेंशिएशन से ये प्राइमरी oocyte बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब जो प्राइमरी oocyte है ना, ये मियोसिस में जाता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उसके बाद जब प्यूबर्टी आती है ना, फिर ये क्या होता है, शुरू होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है ओव्यूलेशन में। तो एवरी मंथ ओव्यूलेशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है वो बनता है, साथ में फर्स्ट पोलर बॉन्डी बनती है जो डिजेनरेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब ना स्पर्म एंटर होता है ना, उसी के बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte है फर्दर डिवाइड करके सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, ओवम बनाता है।
तो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है और जो ये सेकंड पोलर बॉडी है ये भी डीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरियस इवेंट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट इवेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम यूट्राइन इवेंट की बात करेंगे। यूट्रस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, जो एंडोमेट्रियम है वो डिसोसिएट होता है और ब्लड वजाइना के थ्रू रिलीज होता है। नेक्स्ट फॉलिकुलर फेज होता है जिसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, एंडोमेट्रियम वापस से ग्रो करता है। नेक्स्ट लूटियल फेज जिसे सेक्रेटरी फेज कहते हैं और उसके बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तब शुरू होता है नेक्स्ट साइकिल जब प्रेगनेंसी नहीं होती है। पिट्यूटरी हार्मोन की बात करें, पिट्यूटरी से ना दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अराउंड 14 डे के पास ना एलएच में सडनली क्या आता है, सर्च आता है। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये इंक्रीज होती है, इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन की बात करें तो ओवरी में क्या होता है, ओवेरियन इवेंट की, इसमें फॉलिकल जो है वो ग्रो होता है और मैच्योर फॉलिकल में ओव्यूलेशन में एग रिलीज हो जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन है ना फॉलिकल का वो कॉर्पस लूटियम बनाता है और कॉर्पस लूटियम जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो जब क्या होता है ओव्यूलेशन आता है ना तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है जब ये बनता है ना तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती ना तो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, कम होता है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन फिर से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, ओवम सराउंडेड बाय फ्यूज स्पर्म। यहाँ पे ओवम है, आउटर मोस्ट लेयर है जोना पेलोसिडा, इसके अंदर जो पिंक कलर से है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे एक स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलोसिडा में तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, एज ए रिजल्ट बाकी स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाते, ये ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। अब क्या होता है, जो स्पर्म होता है उसमें एक्रोसोम होते हैं पहले वाले स्पर्म में, वो क्या करता है, एंटर कर सकता है जोना पेलोसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और वो ओवम के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना सकता है और यहाँ पे सराउंड करते हैं सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा से। नेक्स्ट है ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। ये जो कैविटी है ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, यहाँ पे योक सैक है। अब जो एम्ब्रियो है ना इसमें से अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इसकी वेसल के साथ यहाँ पे मूव करता है, ये कनेक्ट करता है मदर से और यहाँ पे प्लेसेंटल विलाई होता है। अब ये दोनों का काम क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और यहाँ पे प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की। नेक्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो राउंड होता है वो फीमेल होता है, स्क्वायर मेल होता है, अगर दोनों को कंबाइन करें तो मेटिंग से इनके चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अगर रेड कलर दिया हुआ है ना किसी पे मार्किंग रेड कलर से है तो मतलब डिजीज है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मतलब कि जो अगर एक डिजीज वाला अलील है वो प्रेजेंट है और वो डोमिनेंट है तो उससे डिजीज हो सकती है, जैसे मायोट्रोपिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो अगर एक भी अलील प्रेजेंट है तो उससे इसमें डिजीज हो सकती है। वेरस सेकंड वाला जो है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। इसमें क्या होता है, दोनों रिसेसिव अलील्स चाहिए तभी डिजीज हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। इसमें पेरेंट्स नॉर्मल हो सकते हैं बट दोनों क्या हो सकते हैं, कैरियर ऑफ द एलील हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट जो चिल्ड्रन है अगर उसमें दोनों रिसेसिव एलील्स आ गए तो उन्हें डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट हमें एक ऐसा फोटोग्राफ दिया हुआ है और इसमें 22 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये 22 जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑटोसोम्स होते हैं, हमें डिजीज बताना है। अगर आप देखोगे ना जो 21st क्रोमोसोम है वो इसमें 3 है तो इसे हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये 3 है और इसे इस डिसऑर्डर को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हमें डीएनए का ना डबल क्या दिया हुआ है, स्ट्रैंड दिया हुआ है। अगर आप 5 प्राइम एंड की तरफ देखोगे ना यहाँ पे फॉस्फेट फ्री होता है, 3 प्राइम एंड में ना OH फ्री होता है। ठीक है, और दूसरी चेन में यहाँ पे 3 प्राइम होगा और यहाँ पे 5 प्राइम होगा। अब ये जो बैकबोन बनता है ना ये फॉस्फेट शुगर ना फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से ये बैकबोन बनाती है और बेसिस ना इनकी फ्री होती है और एक दूसरे के सामने आती है। अब याद रखना जो एडेनिन है ना उसके सामने थायमिन आता है और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वेरस ग्वानिन के सामने हमेशा क्या आता है, साइटोसिन आता है। इसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं और इसमें ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इससे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनता है। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, हिस्टोन ना के प्रोटीन होते हैं तो 8 ऑक्टोमर होता है हिस्टोन का, ये ना पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके अराउंड क्या करता है, कॉइल करता है और एंड में इसे बाइंड करता है H1 हिस्टोन
और ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है इसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे, रेप्लिकेशन वॉक की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, डीएनए के ना दो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होते हैं जिसे हम पेरेंट स्ट्रैंड कहते हैं। एक 3 प्राइम से 5 प्राइम पे होता है और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम पे स्ट्रैंड होता है। अब इसमें सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, तो क्या होता है डीएनए का जो नया स्ट्रैंड सेगमेंट बनता है ना, उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम पे वो सिंथेसिस कर सकता है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे ना तो कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। बट दूसरी तरफ क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है ना वो छोटा छोटा सेगमेंट बनाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसे हम डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस कहते हैं। और ये जो सेगमेंट्स होती है इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। बाद में ये लाइगेज एंजाइम से कंबाइन करके डीएनए फ्रेगमेंट बनाता है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। इसमें हम कंफर्म करते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हम बैक्टीरियोफेज को कल्चर में ग्रो करते हैं। एक में रेडियो एक्टिव सल्फर होता है जो प्रोटीन का पार्ट होता है, और एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है जो डीएनए का पार्ट होता है। इसे हम इन्फेक्ट करते हैं ई कोलाई पे, ठीक है। तो ये ई कोलाई पे इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद ब्लेंडिंग करते हैं, मतलब जो प्रोटीन की वायरल कोट होती है, जो वायरस है उसका प्रोटीन का बना होता है उसका कोट, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं और ई कोलाई को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर देते हैं। अब पहले वाला जो ई कोलाई है उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट नहीं होता, बट सेकंड वाले ई कोलाई में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्ट होता है। मतलब जो फॉस्फोरस है वो डीएनए का पार्ट है और डीएनए ट्रांसफर हो चुका है ई कोलाई में, और इससे हमें पता चलता है जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, हमें पता है डीएनए होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है ना, इस पे क्या होता है, प्रमोटर रीजन पे डीएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होता है जिनकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन बनाते हैं, और इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है। और जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नेक्स्ट हम टीआरएनए की बात करेंगे। ये एक एडाप्टर मॉलिक्यूल है। इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास एमआरएनए है, इसमें क्या होता है कोडॉन होते हैं जैसे AGU, ये कोडॉन है। अब ये जो टीआरएनए होता है ना, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक एंटी कोडॉन लूप होता है। वो क्या कर सकता है, कोडॉन को पढ़ता है, क्योंकि ये ना इसके क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जैसे UCA, ठीक है। और कोडॉन के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, अमीनो एसिड लाता है। तो अपोजिट वाले एंड को अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड कहते हैं। तो ये क्या करता है, अमीनो एसिड लाता है अकॉर्डिंग टू द कोडॉन। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में याद रखना, जब आरएनए बनता है उसे हम HNRNA कहते हैं, उससे हम मैच्योर आरएनए बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 5 प्राइम एंड है ना, इसमें मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस पे जुड़ जाता है, इसे हम कैपिंग कहते हैं। और इसके 3 प्राइम एंड पे ना पॉली एडिनाइलेशन होता है। पॉली एडिनाइलेशन में एडिनाइलेट के रेसिड्यू अराउंड 200 to 300 रेसिड्यू जुड़ जाते हैं, इसे टेलिंग कहते हैं। उसके बाद याद रखना, यहाँ पे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। इंट्रॉन्स में ना स्प्लाइसोसोम एंजाइम जुड़ जाते हैं, वो इंट्रॉन्स को कट करके एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। जब एक्सॉन जुड़ जाता है फाइनली हमारा ना mRNA और मैसेंजर RNA बन जाता है जो मैच्योर होता है। नेक्स्ट है लैक ऑपरॉन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें क्या होता है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है ना ई कोलाई में, तभी ये मैकेनिज्म शुरू होता है। सपोज लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे आई क्या होते हैं, जीन होते हैं। तो ये रिप्रेसर mRNA बनाते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन, और यहाँ पे ऑपरेटर पे जुड़ जाता है। एज ए रिजल्ट जो ZYA जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। सो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये क्या होता है, ऑफ होता है, तो ये काम नहीं करता। वेयरएज अगर लैक्टोज प्रेजेंट है ना तो इंड्यूसर की तरह काम करता है। रिप्रेसर mRNA के प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और ये प्रोटीन अब इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। अब यहाँ का जो प्रोमोटर रीजन है ना, ZYA जीन को एक्सप्रेस करने देता है। यहाँ पे mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, फिर ट्रांसलेशन से एंजाइम बनता है बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएस ट्रांस एसिटाइलेज, और ये जो एंजाइम है वे ये मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं लैक्टोज की। तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ये स्विच ऑन होता है, तो इसे लैक ऑपरॉन कहते हैं। नेक्स्ट हम एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेट्स। 3 हमें नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ है, 3 तरह का, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शन एंड डिसरप्टिव। एग्जाम्पल से देखेंगे, सपोज हमारे पास एक पॉन्ड है, वहाँ पे 3 फिश है, एक स्मॉल है, मीडियम है और एक क्या है, लार्ज है। अब कैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, मोर टुवर्ड द सेंटर। अगर आप पीक देखोगे सेंटर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, मीडियम साइज की फिश क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा सिर्फ,
ठीक है, स्मॉल और लार्ज फिश कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब या तो लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में, या तो इसमें क्या होगी, स्मॉल होगी और इसमें सिर्फ लार्ज फिश प्रेजेंट होगी, तो इसे डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। और जो सी है दैट इज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ दो साइड वाली पीक, अगर आपको दो पीक दिख रही है, या तो स्मॉल होगी और साथ में क्या हो सकती है, लार्ज फिश प्रेजेंट होगी, मीडियम साइज की कोई फिश प्रेजेंट नहीं होगी, तो इसे डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट डायग्राम की बात करेंगे। नेक्स्ट है स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। अब क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है ना मॉस्किटो के सिलेवरी ग्लैंड में, वो एज ए स्पोरोजॉइड स्टेज में प्रेजेंट होता है। जब वो ह्यूमन को इंजेक्ट करता है ना, तो ह्यूमन में स्पोरोजॉइड आ जाता है। अब जो स्पोरोजॉइड है लीवर में जाता है, वहां पे वो क्या करता है, एसेक्सुअली वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और सेल को बर्स्ट करके रिलीज हो जाता है ब्लड पे। ब्लड में भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो क्या करता है, सेल मल्टीप्लिकेशन करता है और रेड ब्लड सेल को बर्स्ट करके हीमोजॉइन एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे फीवर्स एंड चिल्स आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो स्पोरोजॉइड्स है ना, ये अपनी ना सेक्सुअल स्टेज शो करता है, यहाँ पे वो ब्लड सेल में डिवाइड करके गैमेटोसाइट्स बनाता है। उसके बाद क्या होता है, मॉस्किटो फिर ह्यूमन को क्या करेगा, जब बाइट करेगा ना, सो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो मॉस्किटो है उसके अंदर गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे। मॉस्किटो के गट रीजन में जो गैमेटोसाइट्स हैं वो कंबाइन करके स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे, जो स्पोरोजॉइड्स हैं उसके सेलेवरी ग्लैंड में जाएंगे और जब ये ह्यूमन को बाइट करेगा तो वहां पे स्पोरोजॉइड्स चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी ना 4 पेप्टाइड का बना होता है। 2 लंबी चेन होती है जिसे हम बोलते हैं हैवी चेन, और 2 स्मॉल चेन होता है जिसे हम लाइट चेन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे जो ये आपस में लिंकेज होते हैं, तो इसमें क्या होता है, सल्फाइड लिंकेज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सल्फाइड लिंकेज इनके बीच में प्रेजेंट होता है। और अगर हम यहाँ पे आएंगे, एंडिंग पोर्शन में आएंगे, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो हर एक एंटीबॉडी ना एक पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करता है और थ्रू दिस साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट से ये बाइंड करता है। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिम्फ नोड। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिसमें लिम्फ क्या होता है, फ्लो करता है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसे हम थाइमस कहते हैं, ये नियर हार्ट होता है एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन होता है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट ना मैच्योर होते हैं। अगर आप लिम्फेटिक वेसल्स में देखोगे ना, तो यहाँ पे ना स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, एट डिफरेंट लोकेशन, तो इसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड। ये ना ट्रैप कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लिम्फ नोड, ठीक है, और ये एक्टिवेट करता है लिम्फोसाइट्स को और ये किल कर देता है फॉरेन पार्टिकल और जर्म्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में याद रखना, जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और इनमें ना वायरल प्रोटीन कोट होता है। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, जैसे एग्जांपल एचआईवी। एचआईवी भी एक रेट्रोवायरस है। अब ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, सपोज एनिमल सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंटर करेंगे साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ना ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये जो आरएनए है ना, ठीक है, उससे ये डीएनए बनाते हैं। अब ये जो डीएनए बनता है ना, ये क्या करता है, इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट जीनोम, तो ये न्यूक्लियस में जाता है, होस्ट का जो जीनोम है और उसके डीएनए के साथ जुड़ जाता है। अब जुड़ने से क्या होता है, ये जो डीएनए है अब ये प्रोड्यूस करता है इन्फेक्टेड सेल, जो न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस करते हैं और न्यू वायरस को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये न्यू वायरस बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करके बाकी वायरस प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे ही रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस होता है। नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कौन से कंपाउंड है, ये मॉर्फिन है। डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से हीरोइन बनता है और ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स का स्केलेटल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर की। नेक्स्ट है टिपिकल बायोगैस प्लांट। इसमें डंग और वाटर, एनिमल का डंग एनिमल वेस्ट को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, इसे स्लरी कहते हैं। ठीक है, इसे भेजा जाता है डाइजेस्टर में। अब इसमें याद रखना, जो कैटल का वेस्ट होता है ना, उसमें मेथेनोजन्स होते हैं। ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और डाइजेस्टर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, H2+CO2। और गैस कलेक्टर में ना और गैस होल्डर में ये आ जाता है, तो पाइप के थ्रू डिफरेंट हाउस होल्ड में इस गैस को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, जो स्पेंट स्लरी है, जो स्लरी बच जाता है वो ऐसे स्लज यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और उसे एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की। नेक्स्ट है स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1।
तो हम इको R1 का यूज करेंगे जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए को कट कर सकता है। हमारे पास ना दो डीएनए है, एक वेक्टर डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है। जो फॉरेन डीएनए है उसमें क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। हम दोनों को क्या करते हैं, इको R1 से कट करते हैं। जो इको R1 है ना वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ना पड़ता है दोनों में, जैसे GAATTC यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम है, दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम होगा। अब लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, जी और ए के बीच में, जी और ए के बीच में दोनों को क्या करता है, ये कट करता है सेम सीक्वेंस में। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे ना एक वन स्ट्रैंडेड ना सेगमेंट बन जाती है, इसे हम स्टिकी एंड कहते हैं। ठीक है, अब जो वेक्टर डीएनए है, फॉरेन डीएनए, इन दोनों के जो स्टिकी एंड्स है, इन्हें ना लाइगेज एंजाइम से हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए जुड़ सकता है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम जेल लेते हैं, जो ये जेल होता है एग्रोस जेल होता है, इसमें हम डीएनए की सेगमेंट सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ना एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ये एनोड होता है। क्योंकि डीएनए की सेगमेंट नेगेटिव चार्ज होती है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे ना, यहाँ पे क्या है, अनडाइजेस्टेड है, मतलब डीएनए का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। वेयर एज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेन में क्या हुआ है, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए का ब्रेकडाउन हुआ है। तो क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी लगाते हो तो जो ये डीएनए की सेगमेंट्स है ये एनोड की तरफ मूव करती है। जो स्मॉलर सेगमेंट्स है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, वो आगे की तरफ मूव करेंगे, और जो लार्जर सेगमेंट्स है वो पीछे की तरफ रहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप डीएनए की फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वेक्टर PBR322। ये ना इकोलाई का ना प्लास्मिड है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए ना, यहाँ पे ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो इसी के बाद ना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट है, PST1, PBU1, इको R1, CLA1, HINT3, BAM-H1 एंड SEL-I। ठीक है, तो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट में ना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो सिलेक्टेबल मार्कर काम करता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे पिंक है, और टेंट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे पिंक है। तो ये जो जीन है यहाँ पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं ताकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचान पाए। नेक्स्ट यहाँ पे ना ROP है। ये जो रीजन होता है ये एक प्रोटीन बनाता है जो हेल्प करता है रेप्लिकेशन ऑफ दिस प्लास्मिड। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हम डीनेचुरेशन करते हैं, मतलब हम हीट करते हैं। हीट करने से याद रखना दोनों सेगमेंट सेपरेट हो जाएगी, दोनों एज ए टेम्पलेट काम करता है। नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्राइमर लगाएंगे, स्मॉल ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लगाएंगे, तो इसे हम एनिलिंग कहते हैं। उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वहां क्या करता है, आगे न्यूक्लियोटाइड लगा के डीएनए की चेन बनाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे इसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, और ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर में काम कर सकता है और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करके एक्सटेंशन करता है। एज ए रिजल्ट हमारी 1 से 2 कॉपी बन जाती है। अगर इसी प्रोसेस को आप 30 साइकिल रिपीट करते हो तो अराउंड आप 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो डीएनए की, इसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। सबसे पहले जो डायग्राम पूछ सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पैरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। 3 तरह के पैरामिड हो सकते हैं। सबसे पहला एक्सपैंडिंग में प्री रिप्रोडक्टिव जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा होगी, फिर रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे कम होगी। ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। नेक्स्ट स्टेबल में जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है दोनों क्या होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम होगा, ये डेवलप कंट्रीज में होता है। और लास्ट में डिक्लाइनिंग में जो प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो कम है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, ये वॉर जोन वाली कंट्रीज में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की एट टाइम t। अगर टाइम t+1 है तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी याद रखना इंक्रीज होता है नेटेलिटी से, बर्थ रेट से। तो अगर बर्थ होते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है। इमिग्रेशन से, अगर सेम पॉपुलेशन उस एरिया में आता है तो हम लिख सकते हैं B+I से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होता है। और माइनस किससे करेंगे, मोर्टेलिटी डेथ रेट से। ठीक है, डेथ से पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। इमिग्रेशन मतलब इस एरिया से पॉपुलेशन दूसरे एरिया में चले जाए तो उससे भी पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की। 2 तरह के ग्रोथ कर्व होते हैं। एक अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो इसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं, जो रेड कलर की लाइन है ये J शेप होता है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं dN/dt। R होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। बट हमें पता है एक्चुअल में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो सेकंड हमारा ग्रोथ कर्व जो बनता है इसे हम S शेप या सिग्मॉइड शेप ग्रोथ कर्व कहते हैं और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। तो क्या होता है, जो पॉपुलेशन है
एक पर्टिकुलर एरिया में वो मैक्सिमम हो सकती है क्योंकि उतना ही रिसोर्सेज है, तो उसे हम कैरिंग कैपेसिटी के कहते हैं। ठीक है, जैसे कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट होता है, इसे हम dn/dt r n k माइनस एन बाई के होता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन, और इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम चैप्टर की डायग्राम्स की। नेक्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें हमने डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को अरेंज किया। ट्रॉपिक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट होता है। सबसे नीचे है प्रोड्यूसर्स, इनके सबसे ज़्यादा है 5842,000, देन प्राइमरी कंज्यूमर है 308,000, सेकेंडरी कंज्यूमर 354,000, देन टर्शरी कंज्यूमर है विच इज़ 3। अगर हम बात करें ये जो पिरामिड है ना, ये अपराइट पिरामिड है। अपराइट मतलब कि ऊपर की तरफ ये क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें ओवरऑल प्लांट कितने हैं, अराउंड 6 मिलियन जो प्लांट है, और जो ये 3 है ना, ये क्या है, टॉप कार्निवोर है। तो 6 मिलियन प्लांट सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर को क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और ये है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। यहाँ पे शो कर रहे हैं, नीचे क्या है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये भी क्या है, अपराइट पिरामिड है। नेक्स्ट हमें ना एक इन्वर्टेड पिरामिड दिया हुआ है। ठीक है, ये पिरामिड किसका है, ये पॉन्ड का है। नीचे क्या है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है मास में, और ऊपर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। तो बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन क्या है, जो नीचे है, जो फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं वो कम है, बट जो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन, जो जू प्लैंक्टन है, इनका ओवरऑल क्या है, बायोमास ज्यादा है। सो दैट्स वाई इसे हम इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज इट इज अपराइट। अब जितना भी सनलाइट होता है ना, उसका सिर्फ 1% जो सनलाइट की एनर्जी है वो प्लांट्स लेते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स लेते हैं। सपोज 10,000 जूल उन्होंने लिया। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, 10,000 जूल में सिर्फ 10% ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होता है। इसे हम 10% लॉ कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम ये खुद यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन में, बाकी प्रोसेस में। तो 1000 जूल जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, सो 10% उसका जाएगा नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर में 100 जूल्स, और टर्शरी कंज्यूमर में जाएगा सिर्फ 10 जूल्स। तो ये है पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा अपराइट होता है। इसमें ना ये चार्ट पूछ सकते हैं। सपोज इन्होंने ABC लिखा होगा, आपको बताना क्या है ये। ठीक है, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी शो किया डिफरेंट टैक्सा की। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स का दिखेगा। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फिर मॉलस्क होते हैं, क्रस्टेशियन, देन अदर एनिमल ग्रुप। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, फिशेस। उसके बाद अगर आप देखोगे ये मैमल्स हैं, उसके बाद ज़्यादा बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन को यहाँ पे अरेंज किया। तो आपको ये पता करना होगा कि ABCD क्या है। नेक्स्ट प्लांट्स में देखेंगे तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, यहाँ पे फंगा है, ऑलमोस्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एल्गी है, लाइकन्स है, मॉसिस, फर्न्स एंड एलाइज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ जो पूछा जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का। जितना आप एरिया एक्सप्लोर करोगे, स्पीशीज रिचनेस, तो अगर आप ये ब्लू वाली लाइन देखोगे तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। आफ्टर सर्टेन टाइम ये क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे, जो स्पीशीज की रिचनेस है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अगर आपने लॉग लगा दिया ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। log ऑफ S इज इक्वल टू log ऑफ C प्लस Z log A, तब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। आई होप आपको बायोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम समझ आई हो। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन हर एक के चैप्टर के बनाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।